वाह, क्या आईपीओ है। आईपीओ का सीज़न फिर से हम देख रहे हैं कि वापस टूल पकड़ रहा है और एक आईपीओ है टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस का, जिसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन ही आईपीओ आप देखेंगे तो आधा गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। 144 से 152 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 883 करोड़ रुपए ये रेस करना चाहते हैं, जिसमें से फ्रेश इशू है 661 करोड़ का और 212 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। और एंकर निवेशकों से ऑलरेडी ये 397 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटा भी चुके हैं। क्यूआईबी का पोर्शन आप देखिए, जो बड़े निवेशक होते हैं उनको इनका बिजनेस ज़्यादा समझ आ रहा है। 1.25 गुना के आसपास पहले ही दिन, अमूमन हम देखते हैं क्यूआईबी का तीसरे दिन आते हैं किसी आईपीओ में, पहले दिन आप देखिए 1.25 गुना के आसपास यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है, जिस वजह से ये आधा गुना के आसपास भर चुका है। आज हमारे साथ कंपनी की विस्तार योजनाओं पर और कंपनी को जो बिजनेस मॉडल है उसको डिटेल में समझाने के लिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मिस्टर धीरेन्द्र माहेवंशी, जो कि सीएमडी हैं एंड सीईओ हैं कंपनी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और कंपनी के ईडी और सीओओ मिस्टर आनंद प्रभु देसाई, ये भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं और आईपीओ के बारे में समझते हैं कि आखिर इनकी क्या विस्तार योजना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए सर। थैंक यू हमें इस प्लेटफॉर्म पर इन्वाइट करने की। तो धीरेन्द्र जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने मैं पढ़ रहा था आपके बिज़नेस के बारे में, 2015 में आपका कारोबार शुरू हुआ सर, और आपके कंपनी के नाम में फिनटेक है, लेकिन आप बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो सर पहले ज़रा अगर आप जल्दी से संक्षेप में हमारे व्यूअर्स को यही समझा पाएँ कि आपका बिजनेस मॉडल आखिर है क्या। हाँ जी, हम एक इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म है। हम इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंट्री वाइड। B30 मार्केट्स में ज़्यादातर हमारा प्रेजेंस है। बिजनेस मॉडल ये है कि हम POSP रिक्रूट करके उन्हें ट्रेन ऑनबोर्डिंग करके उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिटेल लाइंस ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। कोर पर हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, 3 साइडेड इकोसिस्टम है। एक तरफ है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, POSP या डिजिटल पार्टनर्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो सप्लाई करते हैं उनके प्रोडक्ट, और हमारे पॉलिसी होल्डर्स है। पिछले हमने DRHP पीरियड में 2 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी इशू की है रिटेल लाइन्स में। ठीक है, ओके। अच्छा, आपके RHP के हिसाब से जो इशू प्रोसीड्स हैं, जो रकम आप जुटा रहे हैं, उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने लायक। पहले तो आप कह रहे हैं कि आपका जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स हैं उनकी सैलरी एक्सपेंडिचर आप इसी रकम से करेंगे। दूसरा, आपने ये भी कहा है कि जो आपका लीज पेमेंट्स हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी खुद की कंपनी की और जो होली ओन्ड सब्सिडरीज़ की, उनके लिए भी आपने कुछ 193 करोड़ के आसपास की रकम इसी से ही मार्क की है। आपकी जो सब्सिडरी है TIB, उसका नाम आपने मेंशन किया है इसमें। तो सर अगर आप समझा सकें कि सैलरी और ये जो लीज पेमेंट्स हैं उसके लिए आप रकम उठा रहे हैं। जी, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से हमने ये लाइंस डिस्क्राइब की हैं, बट इनके पीछे जो एक्चुअल पर्पस है यूज ऑफ फंड्स का, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो सैलरीज है वो का लाइन आइटम जो दिख रहा है वो 200 करोड़ का, ये हम टेक में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे धीरेन्द्र जी ने भी कहा, हम एक टेक फर्स्ट प्लेटफॉर्म है और हम 2 तरीके से टेक में यूज करेंगे। एक तो जो इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आने में, और इंश्योरेंस के अलावा म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, इस टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी हम प्लेटफॉर्म में अवेलेबल करेंगे। इसके लिए ये पैसा यूज करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो AI की जो डेवलपमेंट है उसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा AI में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हमारी जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस वगैरह हैं वो हम AI के थ्रू करते हैं, और आगे जाके कस्टमर को बेटर सर्विस देने के लिए हमारे जो एडवाइजर पार्टनर्स हैं उनको और पावरफुल टूल्स और देने के लिए हम AI का यूज करेंगे और उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जाएगी। इसके अलावा जो बाकी की रकम है करीब 150 करोड़ के आसपास, वो हम हमारा नेटवर्क जो है, हमारे जो पार्टनर्स रिक्रूट करने के लिए उसमें यूज करेंगे। जो लीज पेमेंट की लाइन है वो हमारे जो ऑफिसेज हैं अलग अलग शहरों में, करीब 80-90 शहरों में हमारे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे नेटवर्क बढ़ाने के लिए हम ये रकम यूज करेंगे। और इसके अलावा हम मार्केटिंग में भी एक 40 करोड़ यूज करेंगे, जो अगेन कस्टमर्स और हमारे पार्टनर्स को रिक्रूट करने में हम यूज होने वाले। अच्छा धीरेन्द्र जी, आपके ये जो यूज़ ऑफ प्रोसीड्स हैं उसमें आपने एक चीज़ ये भी मेंशन करी है कि आप इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करेंगे, कुछ एक्विजिशंस, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स भी लेंगे। कोई टारगेट आपने आइडेंटिफाई किया हो सर, अगर किस सेक्टर से, अगर हाँ तो कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड टारगेट अभी नहीं है, किंतु पास्ट पीरियड में हमने 2 या 3 एक्विजिशंस किए हैं। इन एक्विजिशंस के थ्रू हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है। ये एक टेक्नोलॉजी एक्विजिशन था, एक प्लेटफॉर्म था जो हमारे
हमें एक्वेशन करने के बाद हमारी कोर टेक में हेल्प काफ़ी हुआ। तो ऐसे हमने एक्वेशंस पास में किए हुए हैं। हम जो अपॉर्चुनिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे या तो हम हायर स्केल के लिए एक्विजिशन करेंगे या एडवांस जो टेक हमारे साथ मिलकर हम बेटर टेक्नोलॉजी बना सके उसके लिए एक्विजिशन करेंगे। तो कोई अपॉर्चुनिटीज आएगी उसके लिए हमने एलोकेट किया है। अच्छा, मैं आपके फाइनेंशियल्स देख रहा था FY23 से FY24, ये जो साल था बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस वाला था आपके रेवेन्यू में भी। ज़रा ये जो डिप आया था उसको अगर आप समझा पाएँ, और उसके बाद फिर शार्प रिवर्सल भी है, तो क्या ये वन ऑफ आइटम था? और दूसरा, अगर आप सर ये भी बता पाएँ कि ये जो लॉस मेकिंग स्ट्रीक आपकी चल रही है ये कब तक चलेगी? तो मतलब कोई निवेशक कोई अगर पैसा लगाना चाहता है, नेगेटिव ROC या ROE देखता है, तो फिर उसके लिए क्या होप है कि कब तक टर्न अराउंड की एक सिचुएशन बन सकती है? मैं एक अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा। हमारे एक्चुअली फाइनेंशियल्स में एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमें फाइनेंशियल्स रीस्टेटेड किए हैं। तो ये रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स कंपनी एज इंडिपेंडेंट कंपनी में ये ड्रॉप दिखता है। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर फाइनेंशियल्स देखा जाए, जिसमें प्रोफोर्मा के सेक्शन में फाइनेंशियल्स आते हैं, पिछले 3 साल में ग्रोथ है एंड वो ग्रोथ कंटिन्यूड है। इसकी रिक्वायरमेंट हमें इसलिए आई बिकॉज एक इंटरमीडिएट पीरियड में एक एक्विजिशन है जिसमें एक रीस्टेटेड बेसिस पे वो फाइनेंशियल सेक्शन नहीं दिखता। तो प्रोफोर्मा फाइनेंशियल्स में आप दिखेगा कि CAGR कंटिन्यूस रहा है और ग्रोथ रहा है। दूसरी प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो 3 साल में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही क्लियरली विजिबल है। फिक्स्ड कॉस्ट एज अ रेशियो ऑफ रेवेन्यू हमारा काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है, 45% से अब 25% पर आया है। और सर्विस एबिटा जो आपके साथ हमारे डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स कॉस्ट के बाद जो हम मेजर करते हैं वो -11% से +11% पर आया है। इसका नेट इम्पैक्ट ये है, नेट एबिटा लेवल पर -300, -200, -100, ये सो इन अदर वर्ड्स 100 करोड़ हमने ऐड किया है पिछले हर साल में एंड वही ट्रैजेक्टरी काफी अच्छी रही है और अच्छा कन्वर्जेंस रहा है अभी तक। चलिए, होपफुली जल्दी से आपके नंबर्स में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इसी पॉजिटिव नोट पर बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आप दोनों को ही आपके IPO के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आधा गुना के आसपास ऑलरेडी पहले दिन ही सब्सक्राइब हो चुका है। उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सर कि आपके IPO को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिले और निवेशकों को भी लिस्टिंग पर ज़बरदस्त पैसा कमाने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। धन्यवाद। चलिए, लोकेश जी, आपने मैनेजमेंट को भी सुना, आपने कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, क्या आप निवेशकों को इस कंपनी में पैसा लगाने की राय देंगे? अभी तो नहीं सर, अभी नेगेटिव कैश फ्लो में मैं तो नहीं देने वाला। सेबी के रेगुलेशन हो, सेबी तो कोई गलत तो बोलेगी नहीं करने के लिए, जो थोड़ा सा ट्वीट कर दे, बट अब मैं तो यही बोलूंगा, मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करें स्टॉक को, ज़्यादा अच्छा है। मार्केट सिनेरियो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है तो IPOs आने स्टार्ट हो रहे हैं, और ये अभी तो शुरुआत है, ये एक मार्केट सुधरने का एक इंडिकेशन भी है। तो मेरे पास अभी सेकेंडरी मार्केट में इतना करेक्शन हो रखा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर मैं IPO में नहीं लगाऊंगा। आपकी राय वरुण जी, आपकी राय? देखिए, यहाँ पर देखिए बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके 4.3 लाख POSP नेटवर्क भी है, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ या रूरल एरिया में उनका पेनिट्रेशन भी है। बट जैसे लोकेश जी ने बोला, फाइनेंशियल्स में देख रहा हूँ अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, और आप देखेंगे तो जो फ्लक्चुएशन काफ़ी बड़ा है। FY24 में आप देखेंगे और फिर FY25 में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा फ्लक्चुएशन है। तो बिजनेस एक बार लिस्ट हो जाए, कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आप देखेंगे। और इसी स्पेस में आप देखेंगे तो जो कंपेरिजन आप करेंगे तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। पॉलिसी बाजार में अगर निवेशित रहना है तो वहाँ कर सकते हैं, वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है, डायरेक्ट कस्टमर मॉडल है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, तो बिजनेस भी काफ़ी यहाँ पर फ्लक्चुएट कर सकता है। हालांकि पॉजिटिव्स है, इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में बाकी जो डेवलप्ड नेशन है उससे ज़्यादा काफ़ी पेनिट्रेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर पेनिट्रेशन बढ़ सकता है। बट अभी भी कंपनी ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो अच्छा बनाया है, बट अभी प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है वो हमें जानना पड़ेगा। तो आई थिंक अवॉइड की सलाह रहेगी। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी देख रहा था, वहाँ पर भी इतना कोई उत्साह नहीं है, करीबन 2 रुपीज़ के अराउंड प्रीमियम चल रहा है, तो अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, तो अगर किसी को लेना ही है तो पॉलिसी बाजार एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी। आज जिन स्टॉक्स पर चर्चा हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक से चर्चा की मेरा पर्सनल फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। बीइंग ए स्मॉल केस मैनेजर, सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी आप ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाह करके साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, तो वो ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी, आई विश यू अ वेरी गुड डे। अच्छा लोकेश जी, आप भी PB फिनटेक, क्या ये विकल्प हो सकता है अगर इस IPO को अगर हम देखें, अगर अवॉइड करना है तो PB फिनटेक को देखा जाए? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है PB फिनटेक। यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है मिड टू लॉन्ग टर्म में भी, और शॉर्ट टर्म में भी काफी अच्छा ये स्टॉक है, और बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है। तो मेरे हिसाब से वो स्टॉक में ज्यादा जाए तो ज्यादा अच्छा। ये तो अभी एक्सपेंशन मोड में है,
जो पहली कंपनी की हम बात कर रहे थे वहां पर अभी तो बहुत कुछ डेवलप होना है, तो अभी वेट एंड वॉच ही देखेंगे उसको। चलिए ठीक है, वेट एंड वॉच रखेंगे। चलिए इस बीच हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अंशुल सर, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, लोकेश जी को भी नमस्कार। पहले सर नमस्कार स्टॉक्स की अंशुल बात जी। कर रहे हैं, उससे पहले ये आईपीओ हम डिस्कस कर रहे थे, मैनेजमेंट भी था हमारे साथ, हम पूछ रहे थे उनकी क्या विस्तार योजनाएं हैं और कैसे ये घाटे से ही मुनाफे में पहुंचेंगे। तो इस आईपीओ को लेकर सर आप अपने क्लाइंट्स को क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं? सर आईपीओ एक बार मेरे को चेक। टर्टलमेंट सर। ओएफएस कितना है सर? ओएफएस का पोर्शन है सर, लेकिन छोटा है, इसमें फ्रेश इशू का पोर्शन 33% है, 33% है। ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही। ओएफएस में एक बार के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लंबे टाइम के लिए भी? सर मैं तो सिंपल सिस्टम फॉलो करता हूँ, लिस्टिंग एन लेके बाहर होइए, उसके बाद अगर आईपीओ बेस बने तो करना है, नहीं बने तो नहीं करना है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। लोकेश जी बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जितने भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत की आज, उनमें कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जैसे जो स्टॉक में हमने बात की है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है अभी, बट हो सकता है सेम रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को जरूर देते हैं। तो बायसनेस आ जाता है तो बाई सेल का डिसीजन जो भी आप बनाए अपने RA RI से जरूर पूछ ले, उसके बाद ही बनाए। और दूसरा 200 डे मूविंग एवरेज को जरूर फॉलो करें, उसके नीचे का स्टॉक अगर छोड़ देते हैं तो 90% लॉस आपका ऐसे ही बच सकता है। थैंक यू। चलिए।